हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नौशाद अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय अली सर। आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस के पार्ट 3। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे सभी बच्चे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में तैयारी कर सकें। आसान लैंग्वेज और साथ साथ उसके नोट्स बनाते हुए चलना है आपको। सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट हमने लगभग पढ़ ली थी, जिसमें हम डिप्लोटीन डायकिनेसिस तक हमने पढ़ लिया था। डायकिनेसिस के अंदर सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी थी और क्रोमोसोम की थिकनेस लगभग हो चुकी थी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट, डायकिनेसिस इज द लास्ट फेज ऑफ द प्रोफेज, लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज डायकिनेसिस। इसके बाद स्टार्ट होती है मेटाफेज। याद कैसे रखेंगे, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 4 ही फेजेस होती हैं। एक इंटरफेज होती है, वो मैंने पहली वीडियो में बता रखी है, आप लोग उसे जाकर देख लो। सो इसमें क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट से पहले यानी कि प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER, गोल्जी बॉडीज, ये सभी लगभग डिसअपीयर हो जाती हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डिसअपीयर हो जाती हैं। और जब किसी भी सेल के पास से क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी, तो एक ही मेम्ब्रेन बची ऊपर की तरफ, कौन से वाली, एक मिनट। जब इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी तो एक ही मेम्ब्रेन बची है जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये यहाँ पर सेल सेंट्रियोल एक तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं हम, ऐसे करके। तो ये जो बीच में सेंट्रियोल बन जाते हैं, इनसे स्पिंडल एपरेटस जनरेट होकर के लग करके जुड़ जाते हैं, किसके थ्रू, किसके साथ में, काइनेटोफोर के साथ में। काइनेटोफोर किसका, ये याद रखना है आपने कि जब भी मेटाफेज फर्स्ट की बात आए या मेटाफेज की बात आए तो हमेशा क्या होगा, एक इक्वेटोरियल प्लेट के बीच में, ये प्लेट मान लो एक तरीके से ये यहाँ पे बनी हुई है, ये प्लेट बनी हुई है। इन प्लेट पर, एक इक्वेटोरियल प्लेट पर सभी क्रोमोसोम एडजस्ट हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे बिल्कुल बराबर की तरफ, बिल्कुल साइड में। तो हम कह देंगे कि ये सभी क्रोमोसोम जब एक बिल्कुल लीनियर, एक लाइन पर, एक प्लेट पर अरेंज हो जाए तो उस प्लेट को हम नाम दे देंगे क्या, इक्वेटोरियल प्लेट। कहने की क्या बात है कि मेटाफेज फर्स्ट के अंदर एक इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है, इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है। और उसी के साथ में क्या होता है, काइनेटोफोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। काइनेटोफोर से स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वे जुड़ जाते हैं। जो काइनेटोफोर से जुड़ होते हैं, किस स्पिंडल फाइबर अटैच्ड विद द काइनेटोफोर या सेंट्रोमियर, काइनेटोफोर, या इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रोमियर। ये बात आपको याद रखनी है। तो जब भी हम बात करें किसकी, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड विद द काइनेटोफोर, किसके साथ में, मेटाफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। एक बात याद रखनी है आपको, मेटाफेज फर्स्ट और सेकंड में जो अंतर है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, हमारे पास मान लो ये क्रोमोसोम, ये इसका सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम है ऐसे करके, और इसी के सेंट्रोमियर से दूसरी क्रोमोसोम ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है। ये एक मान लो क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम में दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये दूसरे वाला क्रोमोसोम है ऐसे करके। तो जब इनकी बात आएगी किसकी, स्पिंडल फाइबर के जुड़ने की, तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा और मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, ये आपको जानना है। कैसे, जो मेटाफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, एक काइनेटोफोर, एक पूरे क्रोमोसोम के एक काइनेटोफोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ा रहेगा, इसे कहते हैं काइनेटोफोर। सॉरी, स्पेलिंग गलत तो नहीं हुई वहाँ पे, काइनेटो, हाँ, काइनेटोफोर। तो क्या हो जाएगी, काइनेटोफोर या काइनेटोकोर।
और इसी के साथ में क्या हो जाएगा, इसको सेंट्रोमियर। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि एक प्लेट के एक ही काइनेटोफोर से एक स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, एक, या हम कह सकते हैं कि एक बाइवेलेंट के एक वैलेंट से, बाइवेलेंट के एक सिंगल से एक काइनेटोफोर के एक स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, एक स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा और एक स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा। उसी के साथ में क्या होगा कि दूसरे से दूसरे वाला जुड़ेगा, एक से ये ऊपर की तरफ जुड़ गया, एक से ये हो गया क्या, इनका जो बीच में अटैचमेंट है यहाँ पर या यहाँ पर अटैचमेंट है, यहाँ से ये एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल क्रोमोसोम से, सिस्टम होमोलोगस क्रोमोसोम से जुड़े हुए होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या होगा, ये जो जुड़े हुए होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके एक सिंगल काइनेटोफोर से ऊपर वाला नीचे वाले से, नीचे वाला नहीं बल्कि इसको छोड़ करके इसके जस्ट नीचे वाला जो होगा क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के एक सिंगल काइनेटोफोर से जुड़ा रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे दो काइनेटोफोर है बेटा, ये देखो ऐसे ऐसे करके अलग अलग कलर के अगर दिखाए जाए हमें, क्योंकि ये क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही काइनेटोफोर दिखता है हमें। इतनी बात समझ में आई। ये मेटाफेज फर्स्ट में क्या है, अंतर है। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर सभी क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर अरेंज हो जाएंगे, अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर के खींचने की वजह से, कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे से अपोजिट पोल, अपने से अपोजिट पोल की तरफ जाने शुरू होंगे। और जैसे स्टार्टिंग हो जाएगी जाने की एक दूसरे से अपोजिट पोल की तरफ, ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, ऐसे करके, तो उस स्टेज को फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाएगी क्या, मेटा के बाद कौन सी आती है, एनाफेज। कौन सी फेज आ जाएगी, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में ये जो क्रोमोसोम है ये मूव होने शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द पोल। क्रोमोसोम आर द मूव टुवर्ड्स द पोल। क्रोमोसोम्स जो है वो मूव होने शुरू हो जाएंगे किसकी तरफ, वो अपोजिट पोल की तरफ। सॉरी, क्रोमोसोम्स आर मूव्स टू द अपोजिट पोल, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ये आप कह सकते हो। इसके अलावा आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें जब ये क्रोमोसोम मूव होने शुरू हो जाएंगे तो लगभग आप ये पास नहीं पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से, एक मिनट, जो यहाँ से इनका कनेक्शन हटा है, यहाँ से जो इनका कनेक्शन हटा है, ये कनेक्शन हटने की वजह से नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर। हाँ, एक और बात आपको समझानी है। बात क्या समझानी है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से इसका सेगमेंट इसके पास, इसका सेगमेंट इसके पास, ये देखो, इसका सेगमेंट इसके पास और इसका सेगमेंट इसके पास। ये ग्रीन से दिखा दिया मैंने, ये इससे दिखाते हैं। इसका सेगमेंट इसके पास मिल गया, इसका सेगमेंट इसके पास आ गया। तो इसमें हुआ क्या, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ओवरलैपिंग हुई थी, ओवरलैपिंग की वजह से क्रॉसिंग ओवर हुआ था और क्रॉसिंग ओवर से उनका सेगमेंट चेंज हुआ था, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ कि इनका, आप देख रहे होंगे, ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम से अलग हो गया, ये वाला क्रोमोसोम इस वाले से अलग है, इस वाले से भी अलग है। होमोलोगस क्रोमोसोम भी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये देख लो आप, ये देख लो और ये देख लो, क्योंकि ये ऑलरेडी हेट्रोलोगस है, एक दूसरे से अलग है, तो हम इनको अलग अलग ही मानेंगे। तो हमारे पास यदि 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स हमारे पास है, टेट्राड है, उस टेट्राड में चारों क्रोमोसोम हमारे पास डिफरेंट होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक सेल के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए बिल्कुल अलग होगा। यही कारण है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का डीएनए डिफरेंट है, किसको छोड़कर, क्लोन को छोड़कर। यदि हम बात करेंगे क्लोन की तो उनका डीएनए सेम होता है बिल्कुल, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। हाँ, वेरिएशंस आ सकते हैं, हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से,
लगभग क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी, मियोसिस की, तो मियोसिस में यदि हमें 1 2 3 4 एक सेल से 4 सेल मिलेगी, वो भी बताऊंगा। तो उससे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, प्रत्येक सेल के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर डीएनए का सेगमेंट डिफरेंट होगा, उसमें अलग अलग डीएनए पैदा हो जाएगा। और यही कारण है कि प्रत्येक का वेरिएशन हो जाता है, उसमें वेरिएशन आ जाता है, प्रत्येक का डीएनए अलग होता है। जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी पर उनका देख लो, सभी का डीएनए, माँ बाप से बेटा का डीएनए अलग है। सो हम आगे बढ़ते हैं एनाफेज की तरफ। एनाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम हैं ये पोल की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। अब इन्हें इक्वेटोरियल प्लेट से कोई लेना देना नहीं है, इक्वेटोरियल प्लेट से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के साथ में ये देखो, ये ऐसे करके अपने अपने पोल की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। इनको डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा हूँ क्योंकि सारे आपस में हेट्रोलोगस थे ना। ये होमोलोगस है तो जो एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये हेट्रोलोगस है जो एक दूसरे से अलग जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, इसी के साथ में हमेशा एक बात याद रखनी है कि भाई इनका जो कनेक्शन होगा, इनका जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। सॉरी, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसका सेगमेंट इसके साथ चेंज हो गया क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, ये इसके पास आ गया और ये इसके पास आ गया। ऐसे ही सेम इनके अंदर, सबके अंदर होता है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, एनाफेज फर्स्ट की, मेटाफेज होगा। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहला काम ये हो जाता है, देखो स्टार्टिंग से लेकर जब तक टीलोफेज ना हो जाए, हालांकि एनाफेज तक इसकी शॉर्टनिंग और थिकनिंग, किसकी, क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग, शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी होती है, कंप्लीट हो चुकी होती है। ये आपको याद रखना होगा कि शॉर्टनिंग और थिकनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, किसकी, क्रोमोसोम्स की शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है एनाफेज के अंदर। जब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं तो दूसरा पॉइंट कहता है कि जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल की तरफ क्या होने शुरू हो जाएंगे, मूव करने शुरू हो जाएंगे, मूव टुवर्ड्स द, क्या कहते हैं हम इसको, मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ किनका, क्रोमोसोम्स का मूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पोजीशन अलग है, यहाँ पर प्रत्येक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से डिफरेंट हो गया है। उनके अंदर डीएनए का सेगमेंट चेंज होने की वजह से चारों क्रोमोसोम, 1 2 3 4 टेट्राड जो थे, जो चारों थे वो टेट्राड, बाईवैलेंट, बिल्कुल बाईवैलेंट के जो टेट्राड थे, ये चारों के चारों क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो चुके हैं। अब इसके बाद ये बिल्कुल बहुत ही छोटी सी फेज होती है एनाफेज। इसके बाद जब हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट फेज हो जाएगी हमारी टीलोफेज। टीलोफेज, कौन सी टीलोफेज, फर्स्ट। हमने पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथे नंबर की फेज ये थी। टीलोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, ये याद रखना है कि प्रोफेज के लास्ट में हमारी जो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ER थी, गोल्जी, इसमें कुछ गोल्जी बॉडीज थी, वे सभी डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है लगभग। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं टीलोफेज की, टीलोफेज में याद रखना है ये सभी स्ट्रक्चर्स दोबारा बनने लगती है, दोबारा अपीयर होने लगती है, दिखने लग जाती है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसको हमने हिंदी में हम क्या नाम देते हैं,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को केंद्रक कला। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अलावा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज, और इसी के साथ में ये सब क्या हो जाती है, रीअपियर होनी शुरू हो जाती है। कैसी? रीअपियर होनी शुरू हो जाती है, इनकी रीअपियरिंग शुरू हो जाती है। और इनकी रीअपियरिंग हुई जब हम टीलोफेज की बात करें तो इसका पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट वहीं पर जब हमें पता है कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस भी बन गया होगा। तो न्यूक्लियस कब बनेगा? जब क्रोमोसोम अपने पोल के पास पहुंच जाएंगे। जब अपने पोल के पास या सेंट्रियोल के पास क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे, यानी कि इसका दूसरा पॉइंट हो गया हमारा क्या, कि क्रोमोसोम लगभग सेंट्रियोल पर पहुंच जाते हैं, क्रोमोसोम सेंट्रियोल पर पहुंच जाते हैं। और उसी के साथ में वे एक और क्रिया करनी शुरू कर देते हैं, कौन से वाली, कि डिकेंडेंस हो जाते हैं। इसी में जब हम बात करते हैं ऐसे बिल्कुल ये पहुंच गए, हम इसी के पास में क्या बना देंगे, सेंट्रियोल बना देंगे एक और, ऐसे करके। और इसी के थ्रू चारों तरफ क्या बननी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी। इसी के अलावा गोल्जी बॉडीज, और कहीं ना कहीं एक और काम शुरू हो जाएगा, क्या दिखाया जाता है, बताया नहीं जाता है कि इसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी कहीं ना कहीं पार्टीशन या वो शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग तो हो ही जाती है। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कह रहा है स्टार्टिंग दो, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम जो है हमारे पास, कौन कौन से क्रोमोसोम जो सारे अलग हो चुके, जो सारे एक दूसरे से अलग हो चुके क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है वे रीच्ड टू द सेंट्रियोल, टू द सेंट्रियोल, या इसको हम दूसरा कह सकते हैं पोल, के क्रोमोसोम है जो है वे रीच होने शुरू हो जाते हैं, किसके पास, सेंट्रियोल के पास शुरू हो जाते हैं रीच होने, और इसी के साथ में एक और क्रिया शुरू हो जाती है। आपको याद होगा जब हम कहते हैं टीलोफेज को, तो टीलोफेज को हम मानते हैं कि दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के लास्ट फेज को हम टीलोफेज नाम देते हैं। और टीलोफेज में जब ये क्रोमोसोम स्टार्टिंग में प्रोफेज के अंदर कंडेंस हुए थे, तो अब क्या होगा इनका, डिकंडेंसेशन। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि क्रोमोसोम जो है वो डिकंडेंस हो जाएंगे। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डिकंडेंस हो जाएंगे, डिकंडेंस हो जाएंगे। और किसका डिकंडेंस, क्रोमोसोम, और क्या बनाएंगे, क्रोमेटिड बनाने शुरू कर देंगे। लेकिन जब भी हम बात करेंगे टीलोफेज फर्स्ट की, तो इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि इसमें जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो फुल्ली डिकंडेंस नहीं होते, क्योंकि अभी इसमें इंटरकाइनेसिस के बाद में क्या होगा, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो इन्हें ये भी पता है प्रकृति को, भाई मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी तो पूरा क्रोमोसोम खोल के बाद में मतलब कंडेंस करने से अच्छा है कि हल्का फुल्का ढीला करो और उसके बाद में फिर टाइट कर लो, क्योंकि सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं किसके बारे में, कि इसमें डिकंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER गोल्जी बॉडीज, ये सभी रीअपियर होनी शुरू हो जाएगी। क्रोमोसोम सेंट्रियोल तक पहुंच जाएंगे और क्रोमोसोम खुलकर क्रोमेटिड बनाने शुरू कर देते हैं, लगभग थोड़े से ढीले होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ में जब हम बात करेंगे, जब ये चारों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, तो एक बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों को। वो कौन सी बात है कि जब भी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, जब भी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगी, तो उनके बीच मतलब इंटर
काइनेसिस होना शुरू हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में इंटरकाइनेसिस होगा। इंटरकाइनेसिस क्या है, या इसको हम कह सकते हैं क्या, दूसरा नाम क्या, दूसरा नाम क्या, साइटोकाइनेसिस, बिल्कुल सही। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में इंटरकाइनेसिस होगा, जिसे हम साइटोकाइनेसिस फर्स्ट भी कभी कभी बोल देते हैं कुछ बुक्स के अंदर, लेकिन इंटरकाइनेसिस वही बोला जाता है ज़्यादातर। तो हम इसमें बात करेंगे इंटरकाइनेसिस में सिंपली क्या होगा, ये जो कोशिकाएं बीच से बननी शुरू होगी, इनका डिवीजन होके एक सेल से दो सेल बन जाएगी। कैसे, या तो सेल फुरो के द्वारा या फिर ऐसे स्किप होकर के। तो जब इसमें एक सेल से दो सेल बननी शुरू हो जाएगी, ऐसे करके मान लो ये करके, ये यहाँ से अलग हो जाएगी और एक सेल से दो सेल बन जाएगी ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है इसके पास और इसका न्यूक्लियस इसके पास। यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको कि इसके पास बाइवेलेंट का एक वैलेंट है, इसके पास भी बाइवेलेंट का एक वैलेंट है, और अभी भी ये एक बार और डिवीज़न हो सकता है। तो जब इसके बीच में क्या हो जाएगी, इंटरकाइनेसिस हो जाएगी, इंटरकाइनेसिस हो जाएगा। तो इंटरकाइनेसिस के बाद में क्या हो जाएगा शुरू, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड शुरू हो जाएगा। अब मियोसिस सेकंड में फिर वही सारी फेजेस, लेकिन हमें एक बात इसमें याद रखनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक बात याद रखनी है कि जब मियोसिस सेकंड शुरू होगा, मियोसिस सेकंड शुरू होगा, तो मियोसिस सेकंड को आप ऐसे ही पढ़ोगे, ऐसे ही देखोगे जैसे माइटोसिस हो रहा हो। इसी वजह से इसको मियोटिक माइटोसिस, मियोटिक माइटोसिस या फिर मियोमाइटोसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मियोमाइटोसिस, मियोमाइटोसिस को बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लगभग इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नंबर तो हो चुके, दो हैप्लॉइड सेल बनी, इंटरकाइनेसिस के बाद में ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। अब इस हैप्लॉइड के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, माइटोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स या डिप्लॉइड सेल्स, कोई भी डिप्लॉइड सेल सिर्फ एक बार माइटोसिस मियोसिस को परफॉर्म कर सकती है, दोबारा उसमें मियोसिस नहीं हो सकता। इसी वजह से बुक्स के अंदर क्या होता है, मियोमाइटोसिस बोलते हैं किसको, मियोसिस सेकंड को। अब हम बात करते हैं मियोसिस सेकंड की। अब हम बात करते हैं मियोसिस सेकंड की। हमारे पास दो हैप्लॉइड सेल्स मिल गई, किसके द्वारा, हमें मियोसिस फर्स्ट के द्वारा। जब हम बात करेंगे किसकी, मियोसिस सेकंड की, तो इसमें फिर से हमने क्या करना पड़ेगा, एक एक फेज को दोबारा से सारी फेजेस रिपीट होगी और उन फेज को हम क्या नाम दे देंगे, वही जो पहले था, बस मियोसिस सेकंड है तो सेकंड के साथ और फर्स्ट है तो फर्स्ट के साथ। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड। जो प्रोफेज सेकंड है, किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस सेकंड की। मियोसिस सेकंड में जो प्रोफेज सेकंड है उसमें बेसिकली क्या होगा, जो थोड़ा हल्का फुल्का सा डिकंडेंसेशन हुआ था और इसके पास में एक सेंट्रियोल जो था, ये जो सेंट्रियोल था, ये सेंट्रियोल डिवीज़न करेगा और इससे एक की बजाय दो सेंट्रियोल बन जाएंगे, जो दोनों अलग अलग पोल पर लगभग पहुंचने शुरू हो जाएंगे। या फिलहाल के लिए आप इतना मान लो कि यहाँ पर एक सेंट्रियोल है और इसने डिवीज़न किया और एक से कितने बना दिए, दो सेंट्रियोल बना दिए। कितने बना दिए, दो सेंट्रियोल। और साथ ही साथ बीच में जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, गोल्जी बॉडीज थी, वे दोबारा से फिर क्या होने शुरू हो जाएंगे। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर पहला काम ये होगा कि जो सेंट्रोसोम है, वे सेंट्रोसोम डिवीज़न करके क्या बना देंगे, टू सेंट्रियोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, टू सेंट्रियोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों,
सेंट्रोसोम डिवीज़न करके 2 सेंट्रियोल बना देंगे और इसी के साथ में इसका एक और काम शुरू हो जाएगा। इसके पास से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER गोल्जी बॉडीज, सॉरी ER बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सभी क्या हो रहा है, डिसअपियर होनी शुरू हो जाएगी। फिर से डिसअपियरिंग होनी शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे। जब ये इसमें से डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे तो सीधी सी बात है हमारे पास क्रोमोसोम का एक वैलेंट है, और एक वैलेंट है तो हमें क्या करना है, उस वैलेंट को भी अलग करना है ताकि हमें 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स या कोशिकाएं मिल सके। अब यहाँ पर देखो, आप याद रखो, मियोसिस फर्स्ट जब आप पढ़ रहे हो तो एक ही कोशिका का डिवीजन हो रहा है, लेकिन जब आप मियोसिस सेकंड शुरू करेंगे तो उससे याद रखना है, सेकंड मतलब 2, कहने का मतलब जो हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल्स थी उन दोनों हैप्लॉइड सेल्स में साथ साथ ये स्टेजेस चलेगी, साथ साथ प्रोफेज फर्स्ट भी, प्रोफेज सेकंड भी, प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरीके से सबके साथ में सेकंड लगा रहेगा। और सेकंड का मतलब कि 2 कोशिकाओं के अंदर साथ साथ चलेगी। मेरा मानना तो ये है, मैं तो ऐसे याद कराता हूँ बच्चों को कि भैया आप सेकंड का मतलब ये समझ लो कि 2 कोशिकाओं के साथ 2 कोशिकाओं में एक ही फेज स्टार्टिंग एक ही साथ चल रही है, जिससे हमें 2 से 4 सेल्स मिल सके। स्टार्टिंग में हमारे पास एक ही थी, बताइए वो भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एक वैलेंट है किसका, क्रोमोसोम का, ऐसे करके इसे दिखा दो आप, जो हमारे पास एक वैलेंट है क्रोमोसोम का, ये वैलेंट क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, इसके साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये स्टेजेस शुरू हो जाएगी। जब सेकंड हो जाएगी शुरू, कौन सी, मेटाफेज। जब ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे, मेटाफेज सेकंड, जब ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे, कौन, ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे तो ये एक इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये मान लो इसका क्या है, सेल है, ये सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, ये सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, और जब ये सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पर चले जाएंगे तो सीधी सी बात है ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जब होगा तो क्रोमोसोम जो हमारे पास ऐसे कनेक्ट है, ऐसे एक प्लेट के अंदर लगे रहेंगे जिसे हम इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, ये बच्चों बात आपने समझनी है। डायग्राम बनाते हुए थोड़ी आवाज़ लो हो जाती है, खैर यहाँ से हम क्या कर देंगे, स्पिंडल फाइबर से ये जुड़ जाएंगे और ये एक सिंगल प्लेट में एक सीधी रेखा में, एक ये वाली जो सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा में सारे के सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे। भाई मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, सॉरी मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या हुआ था, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर भी यही तो चीज़ें हुई थी। अब मेटाफेज सेकंड के अंदर भी सेम हो रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वहाँ पर एक वैलेंट से एक स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर एक वैलेंट के जो 2, एक वैलेंट के मान लो इसके अंदर क्या हुआ था, ये अलग सेगमेंट था इसके अंदर, और यहाँ पर मान लो ये एक तरीके से ये है, ये हो गया डिफरेंस, ऐसे करके दिखा दो आप। यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये एक ही है, एक ही बन जाती है चारों की जो जुड़ करके। इस स्ट्रक्चर से क्या हुआ, पहले क्या था, एक वैलेंट से एक स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ था। यहाँ पर अब क्या होगा कि एक वैलेंट से एक की बजाय एक इसका और एक इसका 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएंगे, और जब 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है ये दोनों फाइबर आपस में दोनों अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा। जब ये दोनों ऊपर नीचे खींचेंगे तो ये बीच से ऐसे हट करके नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर हो गया ना, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। याद रखना है जो क्रोमोसोम नंबर था इसके अंदर वो सेम रहेगा। ये सिर्फ होमोलोगस है, इनको हटा रहे हैं। अभी हेट्रोलोगस बन चुके हैं क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, क्योंकि इनमें कुछ चेंजेस हो चुका है, सेगमेंट चेंज हो गया है, ये इससे अलग हो गया, ये इससे अलग हो गया, सब अलग अलग हो गए। ठीक है, पैदा एक से ही हुए थे।
जब हम बात करते हैं मेटाफेज की, तो मेटाफेज में पहला पॉइंट यही आता है कि सभी क्रोमोसोम कौन से, सभी क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, इक्विटोरियल प्लेट के अंदर अरेंज होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि एक बाइवैलेंट, एक वैलेंट से एक सिंगल, वन वैलेंट से एक सिंगल वैलेंट से, एक सिंगल वैलेंट से एक सिंगल वैलेंट से क्या हो जाएगा, टू स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएंगे। ये भी आप नोट करो, एक सिंगल वैलेंट से 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएंगे और उसी के साथ में प्रत्येक स्पिंडल फाइबर क्या होगा, इसको एक दूसरे को अपोजिट पोल की तरफ खींचेगा, यहाँ से क्रैक हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ और नीचे वाले नीचे की तरफ। अब जब ये मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है तो उसमें मूविंग भी स्टार्ट हो ही जाती है, लगभग ये मूव करना भी शुरू कर देते हैं। जब इसमें मूविंग हो गई, स्टार्ट हो गई, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, साथ साथ ये याद रखना है कि दोनों सेल्स के अंदर सेम प्रोसीजर चल रहा है, याद रखना है। जब इनमें ये वाली पोजीशन सेम होगी भाई, ये आगे समझ में, ऊपर के ऊपर खिंच जाएंगे, नीचे के नीचे। जब इनकी बात करते हैं किसकी, मेटाफेज के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, एनाफेज। कौन सा एनाफेज, सेकंड एनाफेज, क्योंकि मेयोसिस सेकंड चल रही है तो सबको सेकंड नाम दे दिया गया। और मैं कहता हूं कि 2 कोशिकाओं के अंदर चल रही है, इसलिए सेकंड नाम दे दिया गया, छुट्टी। तो एनाफेज सेकंड जो है, तो एनाफेज सेकंड के अंदर हम देखेंगे कि भैया इसमें ये जो दोनों क्रोमोसोम थे, ये ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे की तरफ क्या हो गए, मूव होना शुरू कर दिए। ये मान लो ऐसे करके, ये आपके पास सेंट्रियोल है ऐसे करके, और सेंट्रियोल में क्या होना शुरू हो गए, मूव होना शुरू हो गए। लेकिन कैसे, एक वैलेंट का भी आधा भाग, और जब एक वैलेंट का भी आधा भाग हो जाए तो याद रखना है इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। यदि मान लो मेयोसिस फर्स्ट के अंदर जो पहली सेल थी उसमें 20 थे, तो इनमें 10-10, तो इनमें भी 10-10 ही रहेंगे। अब बात करते हैं, ये देखो क्रोमोसोम क्या है, मूव होना शुरू हो गए अपने अपोजिट पोल की तरफ, इसे कहते हैं सेंट्रियोल। तो ये क्रोमोसोम अब बीच से हटकर, कहाँ से हटकर के, कहाँ से हटेंगे, याद रख रहे हैं, सेंट्रोमियर से हटेंगे। कहाँ से हटेंगे, सेंट्रोमियर से हटेंगे, और सेंट्रोमियर से अलग होकर के इसका आधा भाग ऊपर की तरफ, आधा भाग नीचे की तरफ, जिससे क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाली पोजीशन, एनाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड में एक ही अंतर है, इसमें एक पूरा वैलेंट ऊपर जाता है, एक पूरा वैलेंट नीचे आता है। इसमें आधा वैलेंट ऊपर जाता है, आधा वैलेंट नीचे आता है, ये डिफरेंस है, वरना सारी चीज़ें सेम होती है लगभग, ठीक है। उसी के साथ में हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज की। कौन सा फेज हो जाएगा हमारा नेक्स्ट फेज और लास्ट फेज, टीलोफेज। ये टीलोफेज स्टार्ट हो जाएगा कौन सा वाला, सेकंड वाला। टीलोफेज सेकंड के जब हम बात करेंगे, जब हम टीलोफेज सेकंड की बात करेंगे तो उसमें एक बात हमेशा याद रखेंगे कि भाई टीलोफेज सेकंड जो है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम हैं वो अपने अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ क्या बना लेंगे, उसके चारों तरफ ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। हाँ, टीलोफेज में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज, और उसके साथ में क्या हुआ, ER या और भी चीज़ें जो होती हैं वे सारी की सारी रीअपियर होनी शुरू हो जाती है, फिर से अपियर हो जाएगी, रीअपियर हो जाना शुरू हो जाएगी, और इसी के साथ में न्यूक्लियस बनने लग जाएंगे, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो सेल है
वो क्या होनी शुरू हो जाती है, डिवाइड होनी शुरू हो जाती है, यानी कि साइटोप्लाज्म में लगभग साइटोकाइनेसिस भी इसमें लगभग स्टार्ट हो जाती है। याद रखना है जो इसके अंदर साइटोकाइनेसिस स्टार्टिंग है वो लगभग टीलोफेज से ही स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होगा कि क्योंकि ये दो के अंदर हो रही थी तो एक कोशिका ये थी, एक कोशिका ये थी, इसके अंदर मान लो 10 सेल क्रोमोसोम थे, इसमें भी 10 है, इनसे दो दो कोशिकाएं बन जाएगी डिफरेंट होकर के, और इसके अंदर भी 10, इसके अंदर भी 10, इससे भी 10 और इससे भी 10। लेकिन याद क्या रखना है कि ये सारे 10 अलग होंगे, ये सारे 10 कैसे होंगे, अलग होंगे, ये सारे 10 अलग होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंस होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसे इस कलर में आप देख सकते हो कि कहने का मतलब जो सारे सेल्स है, एक सेल से जो बनी, एक सेल थी हमारे पास, ये थी डिप्लॉइड, और इससे बनी 2 हैप्लॉइड, और इससे फिर ये 4 सेल्स बनी डिवीजन होकर के मियोमाइटोसिस होकर के। तो मियोमाइटोसिस होने के बाद में जो सेल्स 4 कोशिकाएं बनी, ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होगी डीएनए में। मैंने बताया था उसका कारण एक ही है, क्रॉसिंग ओवर से सेगमेंट चेंज हो जाते हैं, और सेगमेंट जब चेंज हो गया तो सभी क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए, उसके अंदर डीएनए का चेंज हो गया, डीएनए चेंज हो गया, क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे वेरिएशंस पैदा होते हैं। अब टीलोफेज सेकेंड के जस्ट बाद शुरू हो जाएगी क्या, ये मान लो एक तरीके से साइटोकाइनेसिस को कभी कभी कुछ बुक्स के अंदर साइटोकाइनेसिस सेकंड भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, टीलोफेज फर्स्ट के बाद में एक कोशिका, एक सेल्स जो है, एक कोशिका जो है वो 2 कोशिका में लगभग डिवाइड हो जाएगी, और ऐसे करके, ऐसे इस फॉर्म में ये लगभग डिवाइड हो जाएगी, और दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा, अपना अपना न्यूक्लियस होगा। और ये साइटोकाइनेसिस जब होगी वो एक सेल की ऐसे दिखाएंगे तो दूसरी सेल की 2 और ऐसे बन जाएगी सामने से। तो आज हम म्यूसिस जो सेकंड था, म्यूसिस का पार्ट 3 था, पार्ट 3 एंड फाइनल यही रहेगा। ये फाइनल हो गया है, म्यूसिस हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम इस चीज़ को एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, ये बात याद रखनी है, और इसी के अलावा आप इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें। थैंक यू सो मच।